मिड कैप मंत्रा और बाजार में दबाव साफ तौर से देखने को मिल रहा है। दिन की ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला है और अगर निफ्टी को भी देखें तो 150 अंक नीचे दिन की ऊंचाई से अब कारोबार कर रहा है। तो दिन के लोअर लेवल्स पर अब मार्केट्स आ चुके हैं। 17,400 के नजदीक आ चुका है निफ्टी। 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप इंडाइसेस देखेंगे, बैंक निफ्टी हो या मिड कैप से, वहां भी प्रेशर बरकरार है। तो बाजार इस समय डे लो पर है। फटाफट से एक बार संकेत देख लेते हैं और उसके बाद अब तक हुआ क्या है मार्केट में उसकी पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप क्यूज देखेंगे तो एशियन मार्केट्स में भी दबाव है, मिले जुले ट्रेंड कह सकते हैं एशियन मार्केट्स में, क्योंकि निकी हल्की बढ़त दिखा रहा है। बाकी तमाम एशियाई बाजार गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही कॉस्पी, हांगकांग, शंघाई देखेंगे तो भी दबाव गिरावट का ही दिखा रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स में भी लाल निशान में कारोबार, 43 पॉइंट्स नीचे है डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक का फ्यूचर 44 पॉइंट्स नीचे ट्रेड करते हुए। तो मार्केट्स डे लो पर इस समय आकर कारोबार कर रहे हैं। हुआ क्या है मार्केट में अब तक, फटाफट से कुछ की पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं बाजार की बड़ी बातों में। तो बाजार फैसला है, डेज लो पर अब कर रहा है कारोबार। निफ्टी 17,400 के नजदीक, अगर दिन की ऊंचाई से कंपेयर करेंगे तो 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमने निफ्टी में आते हुए देखी है। निफ्टी, बैंक और मिड कैप्स में भी दबाव है। हालांकि निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कम दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां भी लाल निशान में ही ट्रेडिंग हो रही है। 1/4% नीचे है निफ्टी, बैंक और मिड कैप्स भी लाल निशान में ट्रेड करते हुए। मेटल सबसे ज्यादा टूटे हैं आज के सेशन में। और इस हफ्ते अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो निफ्टी मेटल इंडेक्स 6% टूटा है और आज भी सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है निफ्टी मेटल इंडेक्स। साथ ही सरकारी बैंक्स, ऑटो, एफएमसीजी स्टॉक्स में भी दबाव है आज के सेशन में। थोड़ी खरीदारी आपको दिख रही है, एनर्जी में थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। सेलेक्ट रियल्टी में भी हालांकि गिरने वाले स्टॉक्स भी हैं, बट कुछ एक स्टॉक्स रियल्टी के हरे निशान में भी कारोबार कर रहे हैं। फार्मा में सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो बताइए इंडेक्स पर आपकी राय। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, लगता है सर्दी हो गई आपको। एनीवे, है वीक स्टार्ट स्ट्रक्चर। सुबह हमने बात की थी कि वो गैप अप खुला है, उसके आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, स्लगिश। अब भी वीक है। 17,500 एक सपोर्ट था, कल का लो भी ब्रीच हुआ। इसका मतलब ये है कि जो कल जो हमने शॉर्ट कवरिंग देखी वो वीक शॉर्ट कवरिंग थी, फीबल शॉर्ट कवरिंग थी, बहुत कम शॉर्ट कवरिंग थी, वो असली शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। तो मुझे लगता है और भी लोगों लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर अपमूव मिलता है तो मेरे ख्याल से सेलिंग का मौका रहेगा। और 17,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, तो थोड़ा तो कमजोरी दिख रहा है निफ्टी। और अगर आप निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो प्रेशर तो है मार्केट में 17,400 पर निफ्टी फिलहाल ट्रेड करते हुए। गावा साहब, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? हाँ जी, सुबह मैंने एस्कॉर्ट दिया था 2,000 का टारगेट, वो अचीव हो चुका है, लेकिन अब भी वीक लगता है मुझे लगता है। लेकिन यस, अब भी वीक लगता है। 1950 पॉसिबल है और 2020 का कोई स्टॉप पे आकर चले तो एस्कॉर्ट में और भी गिरावट है। स्टॉप जो मुझे ठीक नजर आता है वो इस वक्त वो है एबी कैपिटल, शायद यहाँ से कप हो ट्रेड कर रहा है 142। क्या 146 या 145 जा सकता है? पॉसिबल है कि कल तक जा सकता है, मंडे तक 145। स्टॉप होगा 141 का, ज्यादा नहीं। तो एबी कैपिटल लॉन्ग एंड एस्कॉर्ट्स डाउन, कुछ सुबह ही दिया था मैंने। ओके, तो दो ट्रेड्स, एक तो स्कॉट्स क्वोटा पर, दूसरा आदित्य बिरला कैपिटल पर। एबी कैपिटल आप खरीद के चल सकते हैं, 142 पर ट्रेड कर रहा है। चलिए मिड कैप्स का हाल ले आते हैं। आपके सामने इंडेक्स लेकर आते हैं और उसके बाद पॉकेट्स दिखाएंगे आपको। हालांकि ज़्यादातर स्टॉक्स आपको मिड कैप्स में भी गिरावट वाली ही दिखाई देगी। इंडेक्स 35 अंकों की गिरावट के साथ डेज लो पर है। परसेंटेज टर्म्स में 0.11% की गिरावट है। पॉकेट्स देखेंगे तो मेटल्स लेकर आते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा प्रेशर हम आज के सेशन में देख भी रहे हैं। 3% नीचे नाल्को, जेएसपीएल में 2.5% की गिरावट। इसके अलावा सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। एफएमसीजी स्टॉक्स में लाल निशान में कारोबार, पतंजलि, इमामी, हेरिटेज फूड्स, मैरिको 1% से लेकर 4.5% की गिरावट है। आईटी में मिले जुले ट्रेड्स, लेकिन मिड कैप्स में गिरने वाली पॉकेट। सोनाटा सॉफ्टवेयर, रामको सिस्टम, साइबर टेक 3% तक नीचे ट्रेड करते हुए। रियल्टी में भी कमजोरी, महिंद्रा लाइफ, लोथा, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये लाल निशान में ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। फार्मा में क्विकली दिखाएंगे आपको कुछ स्टॉक्स ग्रीन में, डिशमैन, ब्लिस, जीवीएस फार्मा, सनोफी, स्पार्क कर रहे हैं हरे निशान में कारोबार। डिशमैन पर गाबा साहब आपकी राय क्या है? डिशमैन फार्मा आज फार्मा कल सुबह अच्छे लग रहे थे, अब डिशमैन फार्मा देखे क्या लगता है मुझे। डिशमैन फार्मा की कोशिश करता हूँ निकालूंगा, चार्ट मिल गया तो। आई थिंक डिशमैन फार्मा मुझे मिल नहीं रहा है चार्ट। लेट मी सी, एक बार और अटेम्प्ट करता हूँ। डिश नहीं मिल रहा है, आई थिंक मिस कर लूंगा। डिशमैन DISA दिखाई दे रहा है, आई थिंक वील स्किप इट।
तो ये रहा है डिशमिन फार्मा पर 118 पर ट्रेड करते हुए 5% की मजबूती। कुछ खबरों के रुख कर लेते हैं। दरअसल बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर हुए ऐलान पर सरकार राहत दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक 5 साल से ज्यादा के सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स के प्रस्ताव पर सरकार संशोधन कर सकती है। क्या है पूरी डिटेल्स बताने के लिए आलोक प्रियदर्शी हैं। आलोक बताइए। देखिए, इस बार बजट मोर और लेस नॉन कंट्रोवर्शियल रहा है, कोई बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि बजट के कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट पेश किए जा सकते हैं, जिसमें पहला हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। बजट में प्रस्ताव दिया गया था कि 5 लाख रुपए से ज्यादा कोई सालाना प्रीमियम भरता है तो ऐसे में उस पर टैक्स जो एग्जम्पशन है उसको हटा दिया जाए। इसको लेकर इंश्योरेंस सेक्टर ने काफी एक तरह से कहें डिमांड भी की थी और हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें बदलाव हो सकता है कि ये थ्रेशोल्ड जो 5 लाख का है इसको बढ़ा दिया जाए। दूसरा जो मेजर अमेंडमेंट आ सकता है वो एमएसएमई डिलेड पेमेंट को लेकर। इसमें प्राइवेट एंटिटीज को शामिल किया गया था और इनकम टैक्स की एक्ट में बदलाव किया गया था कि अगर कोई एंटिटी अगर एमएसएमई को अपना पेमेंट नहीं करता है तो ऐसे में वो डिडक्शन नहीं ले सकता। इसमें अब सरकारी विभागों को भी शामिल करने पर विचार है, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज इस बात की मांग कर रहे थे कि ये सिर्फ नियम प्राइवेट सेक्टर पे ही क्यों लागू हो, सरकारी विभागों पर क्यों नहीं लागू हो, तो इसमें सरकारी विभागों को भी शामिल किया जा सकता है। तीसरा जो अमेंडमेंट कह सकते हैं या फिर उसे क्लैरिफिकेशन कह सकते हैं, जो एंजल इन्वेस्टमेंट पर जो टैक्स लगाने का प्रस्ताव है बजट में, उसको लेकर एक मेजर क्लैरिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि बजट के बाद इसको लेकर काफी एक तरह से कंफ्यूजन का दौर रहा। तो सरकार हो सकता है कि जो विदेशी निवेश है स्टार्टअप में उसको लेकर जो टैक्स लगाने का प्रपोजल दिया था उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन लाए या कुछ उसमें कुछ राहत देने पर विचार करें। तो ये 3 मेजर जो अमेंडमेंट है वो इस बार बजट में आ सकते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट खबर आलोक ने यहाँ पर बताई कि राहत मिल सकती है इंश्योरेंस स्पेस को। मैंने इंश्योरेंस स्टॉक्स की धुलाई भी होते हुए देखी थी बजट में इस अनाउंसमेंट के बाद। अब देखना होगा कि बजट प्रस्तावों में क्या संशोधन आते हैं, बट जो लाइकली हैं वो आपको आलोक ने बताए। चलिए स्टॉक्स पर और राय ले लेते हैं गावा साहब की। और आज के सेशन में ऐसा नहीं है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो खबरों वाले इम्पैक्ट वाले स्टॉक से क्यों ना हो। एक राय ले लेंगे गेल पर। ये स्टॉक वॉल्यूम्स के साथ चला है आज के सेशन में, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर 5% ऊपर 103 के मौजूदा लेवल्स। गावा साहब क्या व्यू है आपका गेल पर? किस पर ये कह रहे थे? गेल पर। ओके, गेल का जो चार्ट है उसके हिसाब से जी हाँ जी, गेल का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है बहुत बढ़िया आपको मिला है। कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है, वो है 94 और 98 के पास, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। मुझे लगता है इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, जाएगा 120 तक, ट्रेड कर रहा है 102 के आसपास। हाँ, सपोर्ट 98 के पास है, लेना चाहिए। अगर थोड़ा डिप मिलता है तो घबराना नहीं चाहिए, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, रिस्क थोड़ा स्टॉप थोड़ा दूर है, लेकिन 120 मुझे नजर आता है। थोड़ी देर पहले हमने डिशमेंट फार्मा की बात की थी, वो डिशमेंट फार्मा तो नहीं मिल रहा था, शायद उसका नाम चेंज हुआ है, डीकैट हो गया, वो चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके, चलिए तो ये राय रही गेल पर और डिशमैन पर। इसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टॉक है वहां पर लगातार हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। हमने पिछले सेशन में भी वोल्टास, हिताची जैसे स्टॉक्स में तेजी देखी थी। आज भी अब देखिए ब्लू स्टार, व्हर्लपूल ये मोमेंटम दिखा रहे हैं, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं विद डिसेंट गेन्स। एक स्टॉक है डिक्सन टेक का, ये दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है, 0.4% की मजबूती और 2785 के लेवल्स हैं। तो ब्लू स्टार, व्हर्लपूल, डिक्सन टेक ये स्टॉक्स तेज हैं आज के सेशन में। डिक्सन टेक पे एक राय लेते हैं क्योंकि डेज हाई पर भी आ चुका है। कावर साहब क्या व्यू आपका इस स्टॉक पर? डिक्सन टेक्नोलॉजी ये जरूर निकाल देते हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी आज सुबह या कल मुझे लग रहा था कि थोड़ा 22 दिन मिल सकता है, अपमूव मिला है आज। यस, बेस बना हुआ, बेस बनने के बाद अपमूव मिला है, ट्रेड करा है 2793 पर। मुझे लगता है अपमूव मिलना चाहिए। 2850 एक टारगेट है, वहां तक जा सकता है, स्टॉप होगा 2750। यस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इट्स अ बाय। ओके, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इज अ बाय और स्टॉक 4% ऊपर है। हालांकि व्हर्लपूल, आईएफबी इंडस्ट्रीज ये सभी शेयर्स आज भी तेज हैं, 2.5% तक की तेजी हम इन स्टॉक्स में ऑन एन एवरेज देख रहे हैं। साथ ही लेकर स्टॉक्स में भी एक्शन, आज ग्लोबल, स्पिरिट, रेडिको खैतान, हालांकि दिन के हाई पॉइंट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम है। रेडिको खैतान एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा भी, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस पर एक राय भी ले लेते हैं। 1160 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए 2.5% की मजबूती। गावा साहब क्या भी है आपका रेडिको खैतान पर? रेडिको खैतान इनफैक्ट कल भी अच्छा लग रहा था रेडिको खैतान, आज यस अपमूव कायम है। हाई टाइम पे देखा जाए तो रीसेंट हाई जो हमने देखा है वहां की तरफ जा रहा है, वो है 1250 में, ट्रेड करा है 1160 पर। 1200 पहला टारगेट रहेगा रेडिको खैतान पर, अपने नहीं चाहिए। 1100
35 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। यस, अच्छा लगता है रेडिको के बाद, बिल्कुल। ओके चलिए, तो ये राय रही रेडियो खेतान पर 1161 पर ट्रेड करते हुए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। कैप मंत्रा और बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की। दरअसल एफएमसीजी में रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं। क्वार्टर 3 में 5 तिमाहियों के बाद रोजमर्रा की चीजों की मांग बढ़ी है। क्या है पूरी रिपोर्ट बताने के लिए मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी मौजूद हैं। नीरज जी बताइए, क्या इंडिकेशंस है रिपोर्ट में? देखिए, ये रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें ये बताया गया है कि रूरल इलाकों में जहां अब तक ग्रोथ नहीं आ रही थी, वहां रिकवरी शुरू हो गई है। ओवरऑल अगर आप ग्रॉसरी और एफएमसीजी प्रोडक्ट की ग्रोथ देखेंगे तो ये कैंटार की वर्ल्ड रिपोर्ट ये कहती है कि 2.4% की ग्रोथ यहाँ पे आना शुरू हो गई ओवरऑल। और इसको अगर आप अर्बन और रूरल में अगर और डिवाइड करें इसमें, तो वहाँ पे भी दिख रही है मांग अच्छी खासी 1.3 1.4 के आसपास पहुँच चुकी है। ये ग्रोथ एक्चुअली पिछले लंबे समय से अगर आप देखें कोविड के बाद से, तो बहुत सारे रूरल इलाकों में ग्रोथ का एक बड़ा प्रेशर ये था कि लोगों की हाउस होल्ड इनकम कम हुई थी, जॉब उतने ज़्यादा नहीं थे, तो लोगों के जो कैश फ्लो था उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी और ग्रोथ नहीं आ रही थी। एफएमसीजी कंपनीज इस बात की शिकायत कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब इकॉनमी पटरी पे आ रही है तो ग्रोथ आना शुरू हुई है वहाँ पे, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि ये मानना चाहिए हमेशा कि लोगों की जो इनकम शुरू हुई कोविड के बाद से, तो कैंटार की एक और रिपोर्ट 3 महीने पहले आई थी, वो ये बताती थी कि लोगों ने कैश होल्ड बैक किया क्योंकि उनको पता नहीं था कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, तो उन्होंने होल्ड किया और अब उसको खर्च करना शुरू कर रहे हैं। इसलिए आपको ये शहरी इलाकों में 3.5% से ज़्यादा और ग्रामीण इलाकों में 1.3% से ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है और ओवरऑल 2.5% की ग्रोथ बन रही है। हालांकि अभी भी ये उस जमाने में यानी प्री कोविड लेवल से कम है, ये काफ़ी कम है अभी, लेकिन जिस रफ्तार से रिकवरी देखने को मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले एक आध क्वार्टर में ये और तेजी से पिकअप करेगी। कैंटार के अलावा एक और रिसर्च प्राइस की तरफ से आई थी, उसमें भी यही बताया गया था कि जो 60% लोगों की आमदनी पहले टोटल आमदनी का 7% हुआ करती थी, वो घट के 3% तक हो गई थी, लेकिन अब वो 5% से ऊपर है। यानी रिकवरी के संकेत इनकम लेवल पे भी देखने को मिले हैं। तो ये रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि इकॉनमी पटरी पे आ रही है। एफएमसीजी कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी जो वॉल्यूम गिर रहे थे वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। और ये एक 2023 में फसलों के दाम बहुत बढ़ेंगे और बढ़े भी हैं, और 2022 में एमएसपी कई बार रिवाइज हुआ है, उससे भी फायदा हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट में सिर्फ एक आपको कैच है, वो ध्यान रखना चाहिए कि आने वाला मॉनसून किस तरीके का होता है, और साथ ही जो एल नीनो की बात चल रही है उसका क्या होगा। एल नीनो का मतलब ये होता है कि सूखा थोड़ा मौसम रहता है, बारिश कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो क्या उसकी वजह से थोड़ा असर पड़ सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि जब तक हमारे पास साइंटिफिकली और ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है एल नीनो और मानसून का, तब तक नहीं कह सकते। लेकिन एक ये कैच है, अदरवाइज रिकवरी का बात है। लेकिन इसके साथ एक राइडर में लगा दूं कि जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिवाइवल करते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे नहीं होते हैं, उनकी ट्रेजेक्ट्री सेम रहती है। तो इसलिए मान के चलना चाहिए कि जो रिकवरी शुरू हुई है ये कंटिन्यू करेगी। ओके, तो ये तो इनफैक्ट अच्छे संकेत पूरे एफएमसीजी पैक के लिए भी और इन जनरल भी इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से भी कि ग्रामीण इलाकों में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। हाल फिलहाल में जो हमारे आईएमडी या स्काईमेट से बातचीत भी हुई, उन्होंने भी ये कहा कि मार्च ऑनवर्ड्स वो ज़्यादा इंडिकेशन, उनको ज़्यादा क्लैरिटी वेदर को लेकर मिलनी शुरू भी होगी। एल नीनो को लेकर भी उनके कमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं सून ही। लेकिन हाँ, जैसे कि मॉनसून की चाल आगे कैसी रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एल नीनो का क्या कोई इम्पैक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हाँ, यही दो अलर्ट रहेंगे आगे। लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्पेशली जो रिकवरी है उसके संकेत मिलना शुरू हुए हैं। एफएमसीजी पैक को अगर देखेंगे तो आज थोड़ी नरमी जरूर देखने को मिल रही है। इमामी, मैरिको जैसे स्टॉक, पतंजलि जैसे स्टॉक्स थोड़े दबाव में है, लेकिन यहाँ हमने काफी अच्छी ग्रोथ कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में तो आते हुए देखी भी है। गाबा साहब, हमने इनफैक्ट एफएमसीजी पैक की बात करें तो आईटीसी, डाबर जैसे स्टॉक्स पर आपसे शो में ही चर्चा की भी है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स रहे भी हैं। डिप्स पर कहीं बाय करना चाहिए क्या, अगर थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक लेकर चले तो? डाबर मुझे कल पसंद आया था और बिल्कुल एक कल अपमूव मिला भी। डाबर का लगता है बेस बन रहा है यहाँ पर, तो डाबर का ध्यान रहेगा मेरा। अच्छी जगह है बाउंस करने की, अगर बाउंस होता है तो ट्रेड करें 537 के आसपास। मुझे लगता है 565 पॉसिबल है। एक कंफर्मेशन की जरूरत है, वो मिसिंग है, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ से एक सपोर्ट मिलना चाहिए डाबर में, तो डाबर पर यह ध्यान दे सकते हैं आराम से।
ओके और आईटीसी पर आपके कमेंट्स? आईटीसी तो एक स्ट्रांग मूवर रहा है, अपनी ही चाल चला है वो मार्केट के मूड के उलट। यहाँ थोड़ी नरमी जरूर है आज के सेशन में, एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं ऑन डिप्स, और अगर हाँ तो क्या बेहतर लेवल्स आपके हिसाब से? आईटीसी का बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए थोड़ा करेक्शन जरूरी है, नेसेसरी है, और मेरे ख्याल से वो होना भी चाहिए। डायरेक्शन दो तरह के होंगे, या तो प्राइस वाइज या टाइम वाइज। टाइम वाइज होता है तो अच्छी बात है, अगर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों होते हैं तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखें। लोअर लेवल करीब 370 के आसपास आईटीसी में सपोर्ट है, वहां पर अगर मिल जाता है तो मेरे ख्याल से वहां एक अच्छी जगह बन जाती है एंट्री करने के लिए फॉर अ फ्रेश ऑनस्लॉट टू 400 रुपया। तो 370 से 400 भी 30 रुपए, करीब 12-15% हो जाता है वहां पर। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच नजर आता है आईटीसी, सो फार लुक्स गुड लेकिन स्ट्रेच्ड। ओके चलिए, तो ये राय है आईटीसी पर 382 पर ट्रेड करते हुए। गाबा साहब ने जो राय दी है डाबर पर भी, वहाँ 582 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया गाबा साहब अपने कॉमन सभी स्टॉक्स पर देने के लिए। अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ले आते हैं और मुकाबला चल रहा है रूपक डे, विभोर वार्ष्णेय और राजन शाह के बीच में। पहले दिखाते हैं पोर्टफोलियो की अपडेट। विभोर ने अपने पोर्टफोलियो में एक पोजीशन है जिससे निकले हैं, वो है वी-गार्ड इंडस्ट्रीज का। प्रॉफिट्स इन्होंने बुक किए हैं 249 के लेवल्स पर, इनके जो टारगेट थे वो 260 के थे। और अब दिखा देते हैं आपको फटाफट से रिटर्न की स्थिति। इस पूरे हफ्ते हमने देखा टफ मार्केट जरूर था इनिशियली, लेकिन विभोर ने बढ़त बनाए रखी काफी अच्छे रिटर्न्स के साथ। मुनाफे के मीटर में अब तक के रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो विभोर काफी अच्छे रिटर्न्स इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है, ऑलमोस्ट 32% के पहले नंबर पर। रूपक डे का पोर्टफोलियो भी काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा के रिटर्न्स इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। और राजन शाह का पोर्टफोलियो 2.71% के रिटर्न्स देते हुए रुक रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के पार आप देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे श्रीराम फाइनेंस के वीसी और एमडी उमेश रेवंकर से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।